हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टूडेंट्स, आप जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम वोकैबुलरी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है किसी भी एग्जाम की, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो होती है कि उन्हें इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आता है। दे आर नॉट एबल टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, दे आर नॉट एबल टू लाइक अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अभी जो रीजन है कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या उन्हें कुछ भी कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है, उसका कहीं ना कहीं जो सीधा आप कह सकते हो रिलेशन होता है वो है वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर आज इस वीडियो लेसन में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वोकैबुलरी का बच्चों मतलब होता है वोकैब, जिसे आप शॉर्ट में वोकैब नाम से जानते हैं। वोकैबुलरी बेसिकली जो है वो है सेट ऑफ वर्ड्स। ये होता है सेट ऑफ वर्ड्स। सेट ऑफ वर्ड्स मतलब इंग्लिश में जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी पैराग्राफ, जो भी पैसेज होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उन पैसेजेस को, उन आर्टिकल्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी वोकैबुलरी का अच्छा होना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब हमें प्रॉब्लम आती है कि हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें तो कैसे करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करूंगी कि वो कौन से ऐसे दो मेथड्स है, ऐसे दो ट्रिक्स है जिसका यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी को, आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही रेगुलस प्रैक्टिस डिमांड करती है। आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वोकैबुलरी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ 10-20 वर्ड्स बता दिए और आपने उनको रट्टा लगा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको रीडिंग करना सीखना पड़ेगा। रीडिंग आप सबने स्कूल टाइम पे किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इंटरेस्ट की चीजें ही पढ़ते हैं। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स के न्यूज जो पार्ट होते हैं न्यूज़पेपर के उनको सिर्फ रीड करते हैं। तो लड़कियां जो होती हैं उन्हें ब्यूटी टिप्स का शौक होता है, इसीलिए वो ज्यादातर ब्यूटी रिलेटेड आर्टिकल्स या जर्नल्स पढ़ती हैं। तो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना। जब आप रीड करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जिनका मतलब शायद आपको पता नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उन डिफिकल्ट वर्ड्स को कहीं पे भी राइट डाउन करना। उन वर्ड्स को कहीं लिखिए। अगर आप वर्ड्स को लिखेंगे तो वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे। हम जब कोई चीज लिखते हैं तो वो चीजें हमें याद रहती हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये कि हमने वर्ड्स तो लिख लिया, लेकिन हमें वर्ड्स याद कैसे रहेंगे। तो बच्चों, वर्ड्स याद करने के दो डिफरेंट मेथड्स किसी भी इंग्लिश टीचर से आपको पता चलेगा, और वो दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो है रूट वर्ड मेथड, और दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं वो होता है निमोनिक्स। ठीक है, ये वो दो मेथड्स हैं जिसका यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड से हम ये कह सकते हैं कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको पहले ही बताई है, और वो है आपकी रीडिंग। तो ट्राई टू डिवोट मोर टाइम इन रीडिंग। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग में आप जितना ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंप्रूव होगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगर मैं उनकी बात करूं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दो मेथड्स बताए हैं, निमोनिक्स और रूट वर्ड, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड मेथड की बात करते हैं। ये क्या होता है? इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स का जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन मतलब वो कहाँ से उनका जन्म हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स है, उनकी वर्ड्स की जो ओरिजिन होती है, वर्ड्स की जो ओरिजिन है वो यूजुअली होती है ईदर फ्रॉम ग्रीक,
यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो या तो ग्रीक वर्ड से हुआ है या फिर हुआ है उन वर्ड्स का जन्म लैटिन वर्ड से। और इसीलिए जो ये दोनों ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं, इन्हीं का रूट हम बनाते हैं और इनसे वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं चीजों को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, उसके बाद हम टेक्निक की तरफ चलेंगे कि हमें किस तरीके से इन वर्ड्स को याद रखना है। मैंने अभी आपसे कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनकी ओरिजिन जो है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी ओरिजिन जो है वो ईदर होती है फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। उनकी ओरिजिन या तो लैटिन वर्ड्स की है या फिर ग्रीक की। ये दो ऐसी लैंग्वेजेस है जिसका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। 16th सेंचुरी तक इंग्लिश लैंग्वेज जैसा कोई लैंग्वेज ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लैटिन वर्ड्स को और ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर एक नए लैंग्वेज का जन्म हुआ, एक नया लैंग्वेज बन गया जो आज ऑफिशियली हर कंट्री का नंबर 1 कह सकते हो या प्रायोरिटी बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, हर कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अब इंग्लिश बन चुकी है, लेकिन इसका जन्म, इसकी ओरिजिन इन दो भाषाओं से, इन दो लैंग्वेजेस से हुई थी। अब लैटिन और ग्रीक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि इन्हीं वर्ड से, इन्हीं लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस के वर्ड से इंग्लिश का जन्म हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ है। इसीलिए अगर मुझे लैटिन वर्ड का मीनिंग मालूम है या मुझे ग्रीक वर्ड का मीनिंग मालूम है तो मैं इजिली, बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को याद रख सकती हूँ, उनको लर्न कर सकती हूँ। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टेक्निक बताया था वो था आपका रूट वर्ड मेथड। रूट वर्ड मेथड ये वो फर्स्ट टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं वर्ड्स को याद रखने के लिए। रूट वर्ड मेथड क्या है वो आप देखिए। मैंने अभी आपसे कहा कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया। इन्हीं वर्ड्स को हम रूट वर्ड कहते हैं। और अगर मुझे रूट का मतलब पता है तो मैं इजिली उस वर्ड का मीनिंग इन्फर कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप सबको पता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं फिल, ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं फिल वर्ड, ये एक रूट वर्ड है। ये फिल से हमारे पास बहुत जो है वो आपका एक ग्रीक रूट वर्ड है। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है लव। ठीक है, लव। अगर ये वर्ड किसी भी वर्ड में लगा हुआ है तो आप इजिली ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन वर्ड्स का रिलेशन होता है लव से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा फिलैंथ्रोपिस्ट, ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, पर ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब इतने बड़े वर्ड का मतलब तो हमें पता नहीं, बट मैं आपको इन दोनों ही, इस पूरे वर्ड में आप दो वर्ड देखते हैं जो रूट वर्ड हैं। पहला जो मैंने अभी आपको बताया फिल, और दूसरा वर्ड एंथ्रोप। ठीक है, मैं इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ। ये दोनों वर्ड मिलकर, ये वर्ड मिलके बना हुआ है फिल से, और एक दूसरा वर्ड जो है वो है आपके पास एंथ्रोप। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग रूट वर्ड है। फिल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है लव। और एंट्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, जिसको हम यूजुअली ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस होंगे तो ही मैनकाइंड होगा। ह्यूमंस कहने का मतलब क्या है, अगर इंसान है तो इंसानियत होगी। अब दोनों वर्ड्स को अगर आप मिला देते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है, लव फॉर मैनकाइंड का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहोगे तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, जहां पर लव हो, अफेक्शन हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हमने जिस तरीके से एंथ्रोप वर्ड यहाँ पे देखा है, आप चाहो तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज करके हम इस तरीके के वर्ड्स बना सकते हैं। फिल वर्ड से एक और वर्ड हम देखते हैं, फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी। फिर से आपको पता है फिल का मतलब क्या होता है बच्चों, लव। लॉजी जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे देखोगे लव फॉर स्टडी, तो वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है। इंग्लिश में इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, स्टडी का मतलब यहाँ पे ले लिया गया लैंग्वेज से, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और इसका मतलब ले लिया गया लैंग्वेज से। यानी वन हु हैज लव फॉर, वन हु हैज लव फॉर लैंग्वेज। अगर किसी को भाषा यानी लैंग्वेज सीखने का शौक है तो हम उसके लिए बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। अगर ऐसे पर्सन की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिलोलॉजिस्ट। और फेनोमेना जो होगा वो क्या होगा आपका, फिलोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं एक और रूट वर्ड की बात करूं, जस्ट फिल का उल्टा जो होता है वो वर्ड होता है मिस। फिल का मीनिंग लव था, लेकिन मिस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मिस वर्ड जो है वो फिल का ऑपोजिट वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है हेट। ठीक है, ऑपोजिट है तो लव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेट। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताती हूँ, बहुत कॉमन वर्ड्स बता रही हूँ, आपने जरूर सुना होगा मिसफॉर्च्यून। इसका हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य, कुछ अनलकी होना। अब मिस का मतलब हमने क्या लिया है, हेट, लेकिन इसको इंग्लिश में जब थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो इसको हेट के सेंस में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड से रिलेट किया गया। हेट हो सकता है, ठीक है, इसको बैड लक के लिए यूज किया जाने लगा, किसी भी नेगेटिव पॉइंट को डिफाइन करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाने लगा, क्योंकि इसका मीनिंग नेगेटिव था। अब मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या हो जाता है, हेट वर्ड तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, लेकिन बैड लक कहने के लिए या बैड फॉर्च्यून बोलने के लिए ही आप ये वर्ड यूज करते हैं। जहां पे हेट होगा वहां पर ऑब्वियसली जो सेंसेशन, जो फीलिंग होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि मिस जो है वो लव का ऑपोजिट हो गया। बैड बोलने के लिए या कुछ बुरा बताने के लिए हम मिस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे अभी आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसा ही एक वर्ड हम और यूज करते हैं जो इसका ऑपोजिट है, और वो है मिज़ेंथ्रोपिस्ट। मिज़ेंथ्रोपिस्ट, अब आप समझ सकते हैं मिस वर्ड का मतलब अब आपको पता है हेट, और एंथ्रोप्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम उसको ह्यूमंस या मैनकाइंड के लिए यूज करते हैं, यानी इंसानियत के लिए। अब आप इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दीजिए, हेट फॉर मैनकाइंड, यानी जो लोग इंसानियत पसंद नहीं करते। अब जो इंसानियत पसंद नहीं करेगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, क्रूएल होगा, ठीक है, वो निर्दयी होगा, उसके अंदर कोई प्यार कोई अफेक्शन नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बारबरस होते हैं, क्रूएल होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड हो गया इसका मीनिंग, या आप कह सकते हो सिनोनिम। इस तरीके से हम एक रूट को याद करके बहुत सारे वर्ड्स, चंक ऑफ वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। तो रूट वर्ड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रूट वर्ड मेथड में हम रूट्स याद रखते हैं जिनका ओरिजिन या तो लैटिन होता है या ग्रीक होता है, और उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स को चंक बनाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, और उनका मीनिंग जो है वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम रूट वर्ड मेथड में भी रूट्स तो याद करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली आपको याद तो करना ही पड़ेगा। रूट वर्ड एक जेन्युइन मेथड है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये कि मैम कितने रूट वर्ड्स हम याद रखेंगे। और इसीलिए किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए एक जो दूसरा मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो मेथड हम मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो बताते हैं, उनको वही बार बार उनसे यही कहा जाता है कि आप उस पर ज्यादा अटेंशन पे करिए, और वो मेथड होता है निमोनिक्स का। ठीक है, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है, ये बच्चों होता है पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन। यूजुअली इसे हम पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन मैं बता देती हूँ आपको इसका मतलब। जब आप छोटे थे, स्कूल में जब आप पहली बार पढ़ने गए, आपको एबीसीडी में सिखाया गया ए फॉर एप्पल होता है, बट आपके लिए वो ए फॉर एप्पल समझना मुश्किल था, इसीलिए आपके टीचर ने या आपके मॉम डैड ने आपको ए फॉर एप्पल, शायद एप्पल शो करके समझाया। आपको ऐसा भी लगता होगा कि हर लाल चीज जो है वो एप्पल हो सकती है, कोई भी रेड चीज शायद एप्पल होगी। लेकिन जब आपने बार बार एप्पल को देखा, उसके पिक्चर को देखा, तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह का होता है एप्पल, और इस तरह का टोमेटो होगा। ठीक है, टमाटर और एप्पल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बच्चों वाली चीज है, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निमोनिक्स। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ हम वर्ड्स को वर्ड से रिलेट करते हैं, वर्ड्स, ठीक है,
वर्ड टू वर्ड हम रिलेट करते हैं, यानी वर्ड टू वर्ड हम क्या करेंगे, इनको रिलेट करेंगे, यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करते हैं। अब ये रिलेशन कैसे शो होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई हैं। अब मैंने बहुत सारे निमोनिक्स वर्ड भी यूज किए हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स को भी यूज किया है। इस तरीके के काफी लेक्चर्स होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा इन मेथड से वर्ड रूट वर्ड्स को याद करना और निमोनिक्स की हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स को याद करना। आपकी वोकैबुलरी काफी हद तक इम्प्रूव होगी। वर्ड को वर्ड से रिलेट करने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, हम एक सिंपल सा वर्ड पहले लेते हैं जिससे कि आप समझ सके। मैंने एक वर्ड लिया सक्सेंट, शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो। देखिए, आपको शायद नहीं पता इस वर्ड का मतलब, लेकिन पहले इस वर्ड का मीनिंग आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें निमोनिक्स अप्लाई करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सपोज कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। सपोज आपके पास एक ग्लास है जूस का, इसमें जूस भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑरेंज जूस का ग्लास है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रॉ लगाया हुआ है हमने, और आप यहाँ से इसको सक कर रहे हो। सक सक इन का मतलब आप अंदर की तरफ उसको सक कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉ से उसे सक करेंगे तो ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप इसको समझ सके। सक्सिंक्ट में हमें क्या मिल गया, सक, जिसको हमने किससे रिलेट किया, SUC के, सक से। इनका मतलब क्या होता है, अंदर, यानी सक इन, अंदर की तरफ सक करना। सक करने का मतलब क्या हुआ, आप अंदर की तरफ उसे पी रहे हैं। अगर आप जूस को अंदर की तरफ पियोगे, उसको अंदर की तरफ सक करोगे, तो ये जूस का अमाउंट जो है वो क्या होने लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। और यही इस वर्ड का मीनिंग होता है। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करते हैं, और फिर निमोनिक्स की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि शायद आपको ये वर्ड कभी भी इन फ्यूचर कहीं दिखा, तो आप शायद ये भूल जाओगे कि सक्सेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको जो वर्ड याद रहेगा, जो चीज याद रहेगी, वो ये पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको समझाया। और जैसे ही आपको ये पिक्चर याद आएगा, जैसे ही आप इस चीज को याद करेंगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। अपने आप आपको स्ट्राइक करेगा, ओके, सक्सेंट का मतलब रिड्यूस होता है या लेसन होता है, किसी चीज को शॉर्ट करना, कम करना। उसी वर्ड के लिए हम सक्सेंट वर्ड को यूज करते हैं। आई होप कि आपको रूट वर्ड मेथड और निमोनिक्स दोनों ही क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो रूट वर्ड मेथड पर बेस्ड है। सबसे पहले रूट वर्ड मेथड के लिए ये पिक्चर मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है, जिसमें हमने कुछ रूट वर्ड्स लिया हुआ है। सबसे पहला जो रूट वर्ड आपके पास है वो है बच्चों एमबी। एमबी का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, देखो ये रूट वर्ड है, एमबी रूट का मतलब होता है बोथ, ठीक है। और जो सबसे कॉमन वर्ड जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा, वो ये दो वर्ड्स है, एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बिग्विटी। एम्बीडेक्स्ट्रस को याद रखने का तरीका, एमबी का मतलब क्या हुआ, अभी आपने देखा, इसका मतलब होता है बोथ, हमने यहाँ लिखा हुआ है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल। अब डेक्स्ट्रस वर्ड के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ग्रीक लोग जो थे वो डेक्स्टर वर्ड, ये वर्ड डेक्स्टर यूज करते थे फॉर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ के लिए, अपने राइट हैंड के लिए इसको यूज करते थे। राइट हैंड इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग जो है वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, लेफ्टी होते हैं, बट पहले मोस्ट ऑफ दी लोग जो होते थे उनका राइट हैंड जो होता था वो उनके स्किल का प्रतीक, सिंबल था, ठीक है। अगर, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग, ये उस वक्त की बात है, 16 सेंचुरी के टाइम की बात है, जब डेक्स्टर वर्ड जो यूज होता था ग्रीक में, उसका मतलब होता राइट हैंड यानी कि स्किल। जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग जो थे पोट्री का काम करते थे, बर्तन बनाने का, तो अगर बर्तन बनाने वाला आदमी है, उसका राइट हैंड है, तो वो उसके स्किल का सिंबल होता था। डेक्स्टर वर्ड को इंग्लिश ने वहीं से चुराया, एमबी वर्ड को वहीं से चुराया,
आपस में उन दोनों को जोड़ दिया और इंग्लिश में उस वर्ड का मीनिंग बना दिया गया वन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, यानी वो व्यक्ति, वो पर्सन जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल इक्वली करता है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। आप सबने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा और थ्री इडियट्स में आपको वायरस का कैरेक्टर याद होगा, ठीक है, जो वहां का डीन था। अब अगर अब वायरस का जब पोर्ट्रे होता है मूवी के अंदर तो आपको पता है वो अपने दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा था। इसका मतलब वो पर्सन वायरस अपने दोनों हाथों को इक्वली एक जैसे यूज कर सकता था। बोथ हैंड्स को वो इक्वल स्किल के साथ यूज कर सकता था। और इसीलिए हम एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड उन्हीं लोगों के लिए यूज करते हैं जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल इक्वली एक जैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपको एम्बीडेक्स्ट्रस के साथ एक और वर्ड पता चल गया जिसका मतलब है डेक्स्टर, और डेक्स्टर का मीनिंग होता है स्किल। ठीक है, स्किल आपका जो टैलेंट है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब देखिए, एम्बी का मतलब बोथ, विटी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है डाउट। ठीक है, कंफ्यूजन। आपके पास दो सिचुएशन है, आपको दो चॉइस दे दी गई है। सपोज आपके 12th में मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपको पेरेंट्स जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, और आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नहीं तुम मेडिकल ले लो। तो आप दोनों सिचुएशन में बोथ सिचुएशंस में कंफ्यूज हो। तो जहां पे भी कंफ्यूजन होगा, डबल मीनिंग होता है, हम वहां पर एम्बिग्विटी वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली ये डाउटफुल सिचुएशंस डिनोट करता है। ठीक है, ये आपको डाउटफुल, आपको कंफ्यूजन शो करता है। नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वा। खैर एक्वा वर्ड जो आपने सुना भी होगा, एक्वेरियम सुना होगा शायद, या एक्वेटिक वर्ड सुना होगा। एक्वा वर्ड का मतलब होता है बच्चों वाटर, यानी इसका रिलेशन वाटर से। एक्वेरियम आपको पता है, हम घरों में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यूज करते हैं जिसमें आप मछलियों को डाल देते हैं। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, मछलियों को, जिनको भी मछली पालने का शौक होता है वो इस तरीके के एक्वेरियम घर में रखते हैं। तो एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल वाटर एनवायरनमेंट है, वहां पर हम पानी डालकर मछलियों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। कुछ और एनिमल्स भी उसमें रखे जाते हैं। एक्वेटिक मतलब जिनका रिलेशन पानी से होता है। ठीक है, तो पानी में आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि बहुत सारे, वाटर लिली का नाम आपने सुना होगा। वाटर लिली जो है वो पानी में पाया जाने वाला एक प्लांट है। और फ्रॉग आप जानते हो, फिश आप जानते हो, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ये फिश, फ्रॉग जो होगा ये एक्वेटिक एनिमल, और वाटर लिली या वाटर हाइकनेथ बोलते हैं हम, वो हो गया आपका वाटर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड जो हमारे पास है वो है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है स्किल। तो आप आर्टिस्टिक भी बोल सकते हैं, आर्टिसन भी बोल सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक बोल रहे हैं इसका मतलब होता है किसी का नेचुरल स्किल इन आर्ट। ठीक है, आर्टिस्टिक मतलब जिसकी स्किल जो है वो नेचुरल है, जिसको जन्म से ही कुछ टैलेंट आर्ट के लिए मिला हुआ है, उसके लिए हम आर्टिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। आर्टिसन का मतलब होता है स्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी कि हाथ से किया हुआ काम, जिसमें जैसे हम अपने हैंडीक्राफ्ट देखे होंगे, वो लोग हाथ से करते हैं। तो ऐसा काम जिसे हाथ से अपना स्किल, अभी मैंने आपको बताया था हाथ जो होते हैं हमारे, वो हमारे स्किल का सिंबल है। यहाँ पे भी वही चीज है, आर्ट वर्ड जो है वो स्किल को डिनोट करता है। ठीक है, और इसीलिए हम स्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए यूज करते हैं आर्टिसन। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब ऑटोमेटिक वर्ड आपने सुना ही हुआ है, अगर कोई चीज अपने आप से होने लगे, अपने आप से काम करने लगे, काम करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी गवर्नमेंट जो खुद से एक्टिव है, जो सारे फैसले खुद लेती है, ऐसे गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कोई स्कूल है, वहां जो प्रिंसिपल है, या सपोज करिए प्रिंसिपल नहीं, वहां का जो डायरेक्टर है वो खुद सारे फैसले लेता है, इसका मतलब वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है या ऑटोनॉमस पर्सन है। बाई वर्ड देखिए, बाई वर्ड का मतलब होता है टू या ट्वाइस, यानी दो की बात करते हैं। अगर आपको बाई वर्ड कहीं भी मिलेगा तो ये टू यानी ट्वाइस शो करता है। आपने बाई एनुअल सुना होगा,
बाई एनुअल का मतलब कोई ऐसी चीज जो एक साल में 2 बार होती है। तो अगर कोई चीज ट्वाइस इन अ ईयर अकर होती है तो हम उसे कहते हैं बाई एनुअल। बाई गैमी, यहाँ पे 2 वर्ड्स है। बाई का मतलब अब आपको बता चुकी हूँ। गैमी वर्ड जो होता है बच्चों, उसका मतलब होता है शादी, मैरिज। ठीक है, मैरिज अब आपको पता है। सो अगर किसी ने 2 बार शादी करी है या वो ट्वाइस मैरिड है तो हम उसके लिए बाई गैमी वर्ड यूज करते हैं। बाई गैमी, अभी गैमी वर्ड आ गया तो आपको मैं कुछ और वर्ड्स बताती हूँ, जैसे पॉलीगैमी। ठीक है, अब तो ये इंडिया में नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब राजा रानी हुआ करते थे तो इंडिया में पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता था। यानी कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा शादियां कर सकता था। तो अगर कोई पर्सन मोर देन 2 टाइम मैरिड है, मोर देन, पॉली का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब होता है मोर देन 2, और गैमी मतलब मैरिड। तो गैमी का मतलब मैरिज, और अगर कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा बार शादियां कर रहा है तो उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए हम पॉलीगैमी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका रूट वर्ड। किस तरीके से आपको रूट्स के हेल्प से काफी सारे वर्ड्स याद रखने हैं। ओके, अब हम चलते हैं उस मेथड की तरफ जो सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है, जिसे हम कहते हैं निमोनिक्स। ठीक है, मैं निमोनिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ। कैसे आपको करना है वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ हमारे पास वर्ड दिया हुआ है मेलेंज। जो एक्चुअल वर्ड है हमारे पास वो बच्चों है मेलेंज। शायद आपको नहीं पता है मेलेंज का मतलब हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, मेल और एंज, मेलन का मेल ले लिया हमने और ऑरेंज का एंज ले लिया। ठीक है, ANGE ये वर्ड ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने का मतलब क्या हुआ, आपने मिक्सचर कर दिया। और मेलेंज वर्ड का मतलब ही होता है मिक्सचर। आप यहाँ पे मेलन और ऑरेंज को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करना ही इस वर्ड का मतलब होता है। कितना इजी है आपके लिए इन वर्ड्स को याद रखना। मेलेंज का मतलब हुआ मिक्सचर। ठीक है, कंबाइनिंग डिफरेंट कलर्स, कंबाइनिंग मिक्सचर्स, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेलेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। मोनोकल। मोनोकल, अभी इस वर्ड को याद रखने के लिए आपको ये हिंट याद रखना है। मोनो का मतलब बच्चों होता है सिंगल, यानी कि वन। ठीक है, और स्पेक्टिकल तो शायद आपको पता है, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल में ये CLE आ रहा है। मोनो का मतलब वन, CLE को हमने साथ में ले लिया जो स्पेक्टिकल के लिए, यानी एक चश्मा। ठीक है, स्पेक्टिकल हम क्यों यूज करते हैं, चश्मे के लिए। आपने कई बार देखा होगा हिंदी मूवीज में जो विलन होते हैं, पुराने जमाने के जो विलन होते थे, वो एक आंख में मोनोकल पहनते थे। मोनोकल का मतलब उनका फेस जो है दूसरे साइड, उनकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो उस तरीके का सिंगल स्पेक्टिकल पहनते थे। उस सिंगल स्पेक्टिकल को हम मोनोकल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है। मोनोकल इज अ टाइप ऑफ corrective lens used to correct or enhance the visual perception in only one eye। सिंपल सा मतलब है, अगर किसी की एक आंख में प्रॉब्लम है तो वो पहले जो लोग थे वो दोनों आंखों में पहनने के बजाय सिंगल स्पेक्टिकल यूज करते थे, और उसको हम कहते थे मोनोकल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, और स्पेक्टिकल में से हमने CLE ले लिया। स्पेक्टिकल का मतलब आप सबको पता है, ग्लासेस होता है, चश्मा। तो वो चश्मा जो होता था वो सिंगल होता था, इसीलिए हम उसे क्या कहते थे, मोनोकल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में अगर आप देखोगे तो इस वर्ड में मैंने 2 वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। एक आपका वर्ड है यू। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक वर्ड हाईलाइटेड है यू और दूसरा आई। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि आई के पहले क्या आ रहा है, यू। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ यू कम्स बिफोर आई, इसका मतलब मैं तुम्हें पहले, अपने आप से पहले तुम्हें रखती हूँ। इस पिक्चर को देखिए, ये व्यक्ति, ये जो आप देख रहे हो मेल पर्सन को, ये मेल पर्सन खुद को अम्ब्रेला नहीं दे रहा है, बट वो उस लेडी को दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोच रहा है। एल्ट्रुइज्म का मतलब भी यही होता है। आपको ये याद रखना है, यू कम्स बिफोर आई। यू कम्स बिफोर का आई का मतलब क्या हुआ, मैं खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और ऐसे लोग जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं वो सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस मतलब जो सेल्फिश नहीं होते। ठीक है, ये वर्ड यहाँ से आप समझ सकते हो। विदाउट सेल्फिश होना, बिना सेल्फिश हुए,
जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल्ट्रुइज्म। जैसे आप सब मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मदर टेरेसा कैसी पर्सन थी? शी वॉज एन एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब जिनमें एल्ट्रुइज्म था, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे, ठीक है। उनमें फिलैंथ्रोपिस्ट, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थी क्योंकि वो दूसरों को अपने से ज्यादा लव करती थी। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस में आप देखिए मैंने वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है। एस, ठीक है, डंकी। एस का मतलब होता है डोंकी। डूअस में मैंने डी लिया और ओ लिया। डू, डू का मतलब होता है काम करना, ठीक है। आई होप कि वो आपको पता है, काम करने से इसका रिलेशन होता है, ठीक है। अब डोंकी आपको पता है गधा, गधे की तरह काम करना। गधे की तरह काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ज्यादा लेबोरियस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ठीक है। जिसको, अब इस वर्ड को आपको इसी तरीके से याद रखना है, ऐसे लोग, एज आई डू माई वर्क। एज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एज आई डू माई वर्क। एज आई डू वर्क, डू माई वर्क का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मतलब क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं, आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं। तो हम इसी वर्ड के लिए ये वर्ड एसिडुअस यूज करते हैं। सो वन हु इज, आप कह सकते हैं वन हु शोज ग्रेट केयर, ठीक है। शोइंग ग्रेट केयर। आपने डंकीज देखा है, वो अपने मालिक की सारी बात मानते हैं, बहुत ईमानदारी से, पूरे ग्रेट केयर के साथ वो कोई भी काम करते हैं। उसी को याद रखना है। डंकी जिस तरीके से काम करते हैं बिल्कुल ग्रेट केयर के साथ, वही मीनिंग होता है एसिडुअस का, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसे वर्ड्स को रिलेट करना है। जब आप वर्ड्स को रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। शक्कर। शक्कर, अब शक्कर से आपको हिंदी वर्ड में जो बोल रही हूँ, शक्कर, शक्कर क्या होता है? चीनी, ठीक है, शुगर। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं शक्कर। शक्कर का मतलब आपको पता है शुगर यानी कि चीनी। चीनी को ही हम सुक्रोज भी कहते हैं। शुगर का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी आपकी बॉडी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। किस तरीके से? एनर्जी प्रोवाइड करके, एनर्जी देके। अब ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा। शुगर का काम होता है हमारी बॉडी को हेल्प करना। ये स्पेलिंग एरर हो गई है, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्प करना, असिस्ट करना, या आप कह सकते हो सपोर्ट करना, ठीक है। और यही शक्कर का मतलब होता है। जब शक्कर का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी के प्रॉब्लम में उसको मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? शक्कर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप शुगर से याद रखेंगे। शुगर से मैंने ये पिक्चर दिया हुआ है आपके पास। शुगर यानी चीनी। चीनी से हमें, जैसे अगर आपको किसी को, पर्सन को अगर लो बीपी की प्रॉब्लम होती है तो शुगर दिया जाता है। शुगर से उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ गई तो आप उछल कूद करोगे ना। इसका मतलब शुगर ने आपकी बॉडी को एनर्जी देने में मदद की है, सपोर्ट किया है आपकी बॉडी को। आपको यही वर्ड याद रखना है, सपोर्ट करना या हेल्प करना या असिस्ट करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्गो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्ड्स है आपके पास, बार और गो, ठीक है। बार का मतलब आई होप कि आप सबको पता है, और गो का मतलब तो खैर सबको पता है। क्या बार जाना अलाउड है आपको? बार मतलब पब, ठीक है। अच्छी फैमिली में लोगों को, बच्चों को पब जाना या बार जाना अलाउड नहीं होता है। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपसे नो वन अंडर 21 अलाउड, कई बार आपने देखा होगा बार्स में ऐसा लिखा रहता है कि 21 साल से कम उम्र के लोग वहां पे अलाउड नहीं है। इसका मतलब उन लोगों को क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है, उन्हें हमने प्रोहिबिट किया हुआ है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उनके लिए वहां पे, वो लोग वहां पे अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। इसका मतलब सिंपली हुआ कि उनको बैन कर दिया गया है। समझ में आया? कितना सिंपल है। आप बार याद रखो, गो याद रख के आपको पूरा वर्ड का मीनिंग जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे रेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करिए।
थैंक यू।